हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है A1 क्लासेस में। मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम बता रहा था और गॉस थ्योरम में आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम का उपयोग हम कहाँ-कहाँ पर करते हैं और किस तरीके से गॉस थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम लोग। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक गॉस थ्योरम के बारे में, एक एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक समान रूप से हो, या वो लेंथ के अकॉर्डिंग हो, चाहे एरिया के अकॉर्डिंग हो, चाहे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे यूनिफॉर्मली चार्ज बोला जाता है। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं कि एक लेंथ है 1 मीटर और उस पर 2 कूलम चार्ज है, और अगले 1 मीटर पे भी अगर ये 1 मीटर लेंथ है और इस पर भी 2 कूलम चार्ज है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम कहें कि 1 मीटर पे 2 कूलम चार्ज है, अगले 1 मीटर पे 4 कूलम चार्ज, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ज्ञात होता है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब हमको ये पता है कि अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट लेंथ पे जो हमारा चार्ज होगा वो एक कांस्टेंट होगा। कितना होगा वो? तो हम मान लेते हैं कि उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? द चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ या यूनिट लेंथ के चार्ज को ही लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाता है, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स क्या होता है? Q मींस चार्ज अपॉन लेंथ। यहां पर हम लोग एक अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। क्या? Q की वैल्यू जो हमको यहाँ पे मिल रही है वो मिल रही है लैम्डा इंटू एल। तो हम जहां पर भी Q का प्रयोग करना होगा वहां पे लैम्डा इंटू एल का प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि जो वायर है ये इनफाइनाइटली लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ का अगर कोई वायर होता है तो उसमें हमें ये पता है कि जो ऊपर का स्लैब है और जो नीचे का स्लैब वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। यानी जब भी हमको कोई सरफेस फाइंड होगा वह एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फाइंड होगा, एक वायर के अराउंड। क्योंकि हमको नीचे का भी कोई हिस्सा नहीं मिलना है, ऊपर का भी कोई हिस्सा नहीं मिलना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है। तो जब भी हम इसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो उस एरिया वेक्टर में हमको केवल और केवल ये कर्व्ड वाला हिस्सा ही एरिया के रूप में मिलेगा। अब चूंकि हमें ये पता है गॉस थ्योरम क्या है, तो गॉस थ्योरम में हमने बात चर्चा की थी कि किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू नेट क्या है? ये क्यू नेट है इस क्लोज्ड सरफेस में या गॉसियन सरफेस में उपस्थित टोटल चार्ज। अब यहाँ पर हमने एक चर्चा की थी कि अगर किसी भी वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, जहाँ लैम्डा इक्वल्स क्यू अपॉन एल, तो यहाँ पे जो क्यू होगा उसको हम लोग एज लैम्डा इंटू एल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्यू नेट की जगह पे लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड होता है? फाई ई की वैल्यू फाइंड होती है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैथमेटिकली में हमने आपसे चर्चा की थी कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बताया था, हमने इसको लिखते हैं इंटीग्रल
ई डी एस, और कॉस थीटा भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एरिया वेक्टर है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इनके बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ पर भी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 रखते हैं। तो बराबर हम रख देंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, तो इसके एक डिफिनिट डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा। तो यानी कि हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है यहाँ पर ये कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल में हम बाहर कर देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे इंटीग्रल के बाहर ई डी एस इक्वल्स लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमको 1ds का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे और वो भी क्लोज लूप का, तो हमें इस पूरे का सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा, और ये सरफेस एरिया कौन सा होगा, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमने बताया था कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर होने की वजह से ना ऊपर हमको कोई सरफेस फाइंड हो सकता है, ना नीचे कोई सरफेस फाइंड हो सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है। तो इस समय हम केवल इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 2 पाई आर यल। यल क्या है यहाँ पे, जैसे एच होता है हाइट के रूप में, लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर हम लोग लिख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे यल का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ से 2 पाई आर यल रख सकते हैं। तो जो हमें अगला टर्म प्राप्त होगा वो होगा ई इंटू, इसकी जगह पे लिखेंगे 2 पाई आर यल इक्वल्स लैम्डा यल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा यल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमको पता है कि जो यल है ये यल से कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल्स हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यल, लैम्डा, सॉरी लैम्डा। अब यहाँ पर हमको एक आसान करने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हमको जो रिलेशन प्राप्त होता है वह किसी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। और हमें रिलेशन क्या प्राप्त होता है, हमें रिलेशन प्राप्त होता है, ये एक कांस्टेंट है, लैम्डा एक कांस्टेंट है, हमने बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसे। ये भी किसी भी एक डिफिनिट वायर के लिए या डिफिनिट चार्ज पार्टिकल के लिए सेम होगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर एक फाइनल डिसीजन प्राप्त होता है, E इक्वल डायरेक्टली नहीं, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी हमें यहाँ पे प्राप्त होता है कि जो E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वह डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और उसकी पावर यहाँ पे 1 है। ना कि अगर हम एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की बात करेंगे तो हमारा ई का रिलेशन ये होगा। अगर हम इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की बात नहीं करते, किसी चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, यानी किसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, तो हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ जो ई होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, जो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वह केवल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से हम गॉस थ्योरम का प्रयोग करके इनफाइनाइट लेंथ के यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके दूसरे एप्लीकेशन की। जो हमारा अगला यूज है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट एरिया ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इसे हम कभी कभी डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इसमें चार्ज मूव नहीं करते, यानी चार्ज में किसी प्रकार का मोशन नहीं होता।
तो चार्ज में अगर किसी तरीके का मोशन नहीं होता, यानी ये चार्ज एक फिक्स जगह पे होते हैं। तो आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, इनफाइनाइट एरिया है इसका, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। इसे एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। एरियल चार्ज डेंसिटी जिसे बोलते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A, जहां A है एरिया। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लेते हैं इस पे प्लस चार्ज है इसके ऊपर, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हर तरफ प्लस चार्ज हर जगह पर एक समान रूप से वितरित रहेगा। इस तरीके से। अब अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की और फ्लक्स, तो हमें पता है जो प्लस चार्ज होता है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं। तो हमें पता है बाहर तो दो तरफ होंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए है, तो एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, यही दो तरफ हो सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस तरफ है ऐसे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस तरफ है इस तरीके से ऐसे, तो हमको पता है कि इनमें दो तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे। तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो भी होगा इंटीग्रल ई डी एस, और इस तरफ से जो निकलेगा उसका भी होगा इंटीग्रल ई डी एस। तो दोनों तरफ से इंटीग्रल ई डी एस फ्लक्स निकलेंगे। और हमें पता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला जो टोटल नेट फ्लक्स होता है वह फाई ई बराबर होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लेकिन हमें यहाँ पर एक रिलेशन दिख रहा है सिग्मा इक्वल्स क्यू अपान ए। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ ए है क्या, तो ए है सरफेस एरिया, जो हमारे सरफेस एरिया इंटीग्रल में आता है वही सरफेस एरिया यहाँ पे ए है। तो हम यहाँ पे क्यू इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, तो क्यू इक्वल्स लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, जो यहाँ पे क्यू नेट की जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो क्यू नेट की जगह पे जहां से हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, तो फाई इक्वल्स हो जाएगा हमारा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा है, जो फाई है यानी नेट फ्लक्स है वो दोनों तरफ में ई डी एस दोनों तरफ है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे दोनों तरफ है, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटीग्रल ई डी एस इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि हमने बताया था कि ये भी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ इंसुलेटर है, इनफाइनाइट एरिया है इसका, तो इसके लिए भी ई की जो वैल्यू होगी वह किसी एक डिफिनिट पॉइंट पर फिक्स होगी। तो वहां पर भी हमको ई एक कांस्टेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2e और इंटीग्रल करते हैं ds इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ds क्या है, इंटीग्रल ds तो सरफेस एरिया है, इसको हमने a से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू a आएगी, तो ये हो जाएगा 2e a इक्वल सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमको ई प्राप्त हो रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन फाइंड होता है। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर इनफाइनाइट एरिया का कोई इंसुलेटर है तो उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करती। जैसा कि यहाँ पे डिस्टेंस का कोई रिलेशन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरीके से हम अगला एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसके बाद, जो हमारा होगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड शेप के बारे में। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है हम कैसे फाइंड करेंगे उसे हम समझते हैं। ये भी हम समझेंगे गॉस थ्योरम की सहायता से।
सॉलिड शेप है, मान लेते हैं स्फीयर है। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हमें पता है अगर वो सॉलिड की बात कर रहा है तो वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहां पे जो हमारा चार्ज डेंसिटी होगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो केवल और केवल इंसुलेटर के लिए होती है, क्योंकि अगर हम एक मेटल सरफेस की बात करते हैं तो मेटल में कोई भी सॉलिड होता है तो उसकी सभी चार्ज केवल और केवल उसके सरफेस पे उपस्थित होते हैं। तो वहां पर हमको केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये केवल और केवल नॉन मेटल्स या इंसुलेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या होता है, ये होता है यूनिट वॉल्यूम पर होने वाले चार्ज, और इसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्यू होगा वो होगा रो इंटू बी, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है और इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है, और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी जिसपे हमें को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, इसके चारों ओर जो स्फीयर जैसा ही होगा। पहले हम बात करते हैं इसके चार्ज पर। तो हमें पता है इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स क्यू इनटू वी है, जहां वी है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है, इस स्फीयर का वॉल्यूम है जो छोटा सा है, जिसका कैपिटल आर रेडियस है, उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होता है किसी स्फीयर का, तो वॉल्यूम होता है v इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यू। तो हम v की जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो v की जगह पे उसका प्रयोग करेंगे। और ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, इसका जो सरफेस एरिया होगा जिसे हम लोग d1 इंटीग्रल ds से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होगा, तो वो होगा इंटीग्रल ds इक्वल्स होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जहां स्मॉल आर क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इस वाले स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फाई होता है वो इक्वल होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो क्यू की जगह पे लिख सकते हैं रो इंटू वी, वेयर v इक्वल्स 4/3 पाई आर। तो यहाँ पे हमको, और यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स क्यू नेट की जगह पे हम लोग लिखेंगे रो इंटू वी की जगह पे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि हमें पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसकी वजह से ई इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर भी ये ई इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, और ds का जो इंटीग्रल होगा वो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग e की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो e की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, e की वैल्यू हमें प्राप्त होती है e इक्वल्स, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो पाई है और 4 है ये 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा रो आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हमें प्राप्त होगा रिलेशन। तो ये है किसी इंसुलेटर के लिए या किसी डाइलेक्ट्रिक है, अगर कोई स्फीयर और वो चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगला हम चर्चा करेंगे गॉस थ्योरम का ही प्रयोग करके एक इंसुलेटर की जगह पे मेटल की वजह से, अगर मेटल चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बनेगी उसकी चर्चा हम करेंगे। तो हमें तो पता है कि जो मेटल है उसके सरफेस पर चार्ज
इकट्ठा होगा, यानी जो उसका चार्ज डेंसिटी होगा वह होगा एरियल चार्ज डेंसिटी, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है अगर, तो सिग्मा इक्वल्स हम प्रूव करेंगे क्यू अपान एरिया, और क्योंकि हमें पता है कि अगर ये सरफेस है इस तरीके से तो इसके सरफेस पे ही चार्ज होगा, इसके सरफेस के अंदर चार्ज उपस्थित नहीं होगा, जो भी चार्ज उपस्थित होगा इसके सरफेस पर उपस्थित होगा। और ये इसका सेंटर है, और ये हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल आर है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी जहां से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर। और हमें पता है कि जो सिग्मा है वह इस पर है, इस स्फीयर पे है, तो जो इसका एरिया होगा वो होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो सिग्मा की जगह पे हम इसका प्रयोग करेंगे, तो क्यू की जो वैल्यू हमको मिल रही है जिसे नेट चार्ज कहेंगे वो होगी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे इसके चारों ओर। अब ये भी एक स्फीयर के जैसा है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी इसके हर एक पॉइंट पर। तो इंटीग्रल जब हम करेंगे इसका ई डी एस इक्वल्स होगा क्यू की जगह पे हम प्रयोग करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ई यहाँ पे कांस्टेंट है, यही प्रक्रिया यहाँ होगी, तो ई बाहर हो जाएगा, और जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे डी एस इक्वल्स होगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन। अब ये क्या है, ये है सरफेस एरिया, लेकिन ये सरफेस एरिया इस बड़े वाले स्फीयर का है जिसका स्मॉल आर रेडियस है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमको 4 पाई से कैंसिल हो जा रहा है, तो ई इक्वल्स हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहीं पर एक चर्चा कर लेते हैं 3 कंडीशंस की। क्या क्या कंडीशंस है वो? पहला कंडीशन है कि ये पॉइंट स्फीयर के बाहर उपस्थित हो। अगला पॉइंट क्या है, वो पॉइंट स्फीयर पर ही उपस्थित हो। तीसरा पॉइंट वो स्फीयर के अंदर उपस्थित हो। मान लेते हैं P1 है, ये P2 है और ये P3 है। तो जो P1 है वो स्फीयर के बाहर है, तो वहां पर हमको यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया है इस तरीके से। अब हमको ये पता है कि जो आर स्क्वायर है, जो कैपिटल आर है, वो स्मॉल आर से छोटा है, तो जाहिर सी बात है जो ई की वैल्यू होगी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें P2 पर, यानी जो पॉइंट स्फीयर पर ही है, तो वहां पे जो स्मॉल आर है यानी जो डिस्टेंस है सेंटर से, वह कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो जो दूसरा केस होगा P2 के लिए फॉर पॉइंट P2, जो ई होगा EP2, ये कितना होगा, तो ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान जो स्मॉल आर है उसकी जगह पे भी कैपिटल आर ही होगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं इसके अंदर की। तो हमें पता है कि जो इसका चार्ज है, अगर ये प्लस भी हो चाहे माइनस चार्ज हो, ये इसके सरफेस पर होता है। और अगर इसके सरफेस पे है तो इसका अर्थ होता है कि अगर इसके अंदर गॉसियन सरफेस का निर्माण करते हैं तो इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता, और अगर इस गोले के अंदर कोई चार्ज उपस्थित नहीं है, यानी Q की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 0, और अगर Q की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें पता है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है फॉर पॉइंट P3 E ds इंटीग्रल इक्वल्स 0 हो जाएगा, और इसकी वजह से हमें मिलेगा रिलेशन E इक्वल्स 0, अर्थात गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0, गोले पर ये हमारे पास रिलेशन मिला है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और गोले के बाहर जो हमारा रिलेशन मिला है वो ये मिला है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसी के एक और एप्लीकेशन की। अगर हम करते हैं यहाँ पे एक मेटल शीट के बारे में, अगर मेटल शीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है,
उसकी बात करते हैं। मेटल शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल शीट। तो यहाँ पे हम सिंपल सा फंडामेंटल अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कोई मेटल शीट है, इसकी थिकनेस हम दिखा रहे हैं, केवल है नहीं, तो मानते हैं कि इसके पर यूनिफॉर्मली चार्ज इस तरीके से। तो इसके खासियत होती है कि इसका जो चार्ज होता है वो इस सरफेस पर उपस्थित होता है। जैसा कि हमने मेटल के बारे में बताया था, इसका जो चार्ज होता है ये हमेशा इसके सरफेस पर उपस्थित रहता है। अब हमको पता है कि इधर का जो चार्ज डेंसिटी होगा वो भी सिग्मा होगा, इधर का भी जो चार्ज होगा वो भी प्लस सिग्मा होगा। तो प्लस चार्ज है तो प्लस सिग्मा होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इस तरफ, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट पी कंसीडर करते हैं, तो हमने एक इनफाइनाइट लेंथ के लिए, एक चार्ज शीट के लिए हमने कल्पना कर ली थी इसकी कि जो E होता है वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन यही होगी। हम इसको E1 कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो सरफेस है, अगर हम इसको सरफेस 1 मान लेते हैं, इसको सरफेस 2 मान लेते हैं, तो इस सरफेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ ही होगी। तो जो हमारा E2 होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, और उसकी वैल्यू भी होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम देखते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो 2E1 हो जाएगा। इसी का डबल हो जाएगा क्योंकि वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हो जाएगा 2 इंटू E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यह किसी मेटल की वजह से या मेटल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला है। और भी हम चर्चा करेंगे एक कंडीशन की, जिसमें दो मेटल शीट हैं जो एक दूसरे के पैरेलली रखे गए हैं, केप्ट पैरेलल, हम बोल सकते हैं टू मेटल शीट है पैरेलल टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज टू मेटल शीट केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो हम मानते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं और यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन करते हैं कि ये प्लस सिग्मा से चार्ज है और ये माइनस सिग्मा से चार्ज है, यानी दोनों पे, एक पे प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है, तो हम इसमें तीन कंडीशंस बनाते हैं। एक कंडीशन हम यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, इसको P1 कर देते हैं, ये एक पॉइंट है P2, ये एक पॉइंट है P3। अब हम पहले कल्पना करते हैं P1 की। तो हमें पता है कि P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी यह प्लस सिग्मा की वजह से बाहर की ओर होती है, तो यहाँ पे E1 हो जाएगा बाहर की ओर, जो होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इस सरफेस की वजह, और जो माइनस सिग्मा की वजह से अंदर की ओर होती है, तो जो E2 होगा इसकी डायरेक्शन ये होगी और होगा वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे जो हमारा E नेट होगा यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 0, यानी जो हमारा P1 पॉइंट है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच, और डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो चाहे वो पॉइंट P2 यहाँ पर उपस्थित हो चाहे यहाँ पर उपस्थित हो, इससे कोई मैटर नहीं होता। तो हम P2 की बात करते हैं, तो P2 वे में देखते हैं, तो जो हमारा ये सिग्मा की वजह से जो हमारा E1 है उसकी डायरेक्शन ये होगी, ऐसे होगी कितना सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, और जो E2 होगा इस पॉइंट पे माइनस की वजह से वो इनवर्ट होगा इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे माइनस सिग्मा है इसी की तरफ होगा,
ये होगा E2 इक्वल्स सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो जो हमारा ई नेट होगा ये हो जाएगा 2E1 डबल हो जाएगा इसी का, ये हो जाएगा 2 इंटू E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं P3 की, तो P3 में हम देखते हैं क्या होता है। तो P3 में जो हमारा माइनस चार्ज है उसकी वजह से अंदर की ओर लगेगा, और जो प्लस चार्ज है ये E1 हो गया, E2 हो गया अंदर की ओर माइनस की वजह से, और E1 हो जाएगा बाहर की ओर प्लस की वजह से, जिसकी वैल्यू हमने रखी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू भी होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वजह से यहाँ पे ई नेट होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 0। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि हम गॉस थ्योरम का प्रयोग करके इन चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। और भी एप्लीकेशंस हैं जिसको हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और तेजी से फैलाइए। धन्यवाद।